कि गट इज अवर सेकंड ब्रेन, क्या ओवरऑल हेल्थ के साथ जुड़ा है और क्या ये जो स्ट्रेस, इम्यूनिटी और हमारे हार्मोन्स इनके ऊपर भी इम्पेक्ट करता है? जो गट इज द सेकंड ब्रेन जो बताया जाता है, ये बहुत हद तक कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी वो गट को अफेक्ट करता है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे कर रहा है ये गट ब्रेन एक्सिस से पता चला है। सो ये एसिडिटी का या कॉन्स्टिपेशन का रेगुलर होना, क्या ये नॉर्मल है? कुछ चीजें इग्नोर कर रहे हैं जो आगे हमें जाके स्वेयर जो है हमारी हेल्थ इम्पेक्ट कर सकता है? जो लाइफ स्टाइल है वो सबसे बड़ा कल्प्रेट है। पर आजकल आई वुड से बहुत सारे बच्चे एंड टीनेजर्स आ रहे हैं और उसका एक बड़ा कारण ये एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो उनकी अलग गट के प्रॉब्लम। डेली ये प्रॉब्लम आ रही है एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी, तो वार्निंग साइंस कौन से हैं? अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, खून की कमी है, या मोशन में ब्लड आ रहा है, या उल्टी में ब्लड आ रहा है, या रिकरेंट वॉमिटिंग है, तो ये सब कुछ संकेत कर रहे हैं कि कुछ और भी हो रहा है। ये फैटी लीवर पहले अल्कोहल की वजह से देखा जाता था, लेकिन आजकल बच्चों में भी आ रही है ये प्रॉब्लम। उसको भी क्या रिवर्स किया जा सकता है? फैटी लिवर सिर्फ शो करता है कि लिवर में फैट का क्वांटिटी ज्यादा है, तो इट मींस कि सिर्फ फैट नहीं है, वहाँ इन्फ्लेमेशन। लिवर सिरोसिस का मेन कारण अल्कोहल था और हेपेटाइटिस बी और सी। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बहुत सारी अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ भी रही हैं, तो इन चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी ब्लीडिंग इनफैक्ट जो मोशन में होता है उसको तो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, या कभी कभी वो कैंसर का ही इनिशियल रूप रहता है। तो ये डराने के लिए नहीं, बट अवेयर करने के लिए कि और लोग जब गॉल ब्लैडर स्टोन का उनको पता चलता है बहुत डर जाते हैं। क्या उनको सिर्फ सर्जरी करवानी पड़ती है, उसी से ही वो ठीक होता है, निकलता है, या कुछ और भी इससे ठीक हो सकता है मेडिसिन से? अगर एक बार जब एक्टिव होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, फिर वो इन्फ्लेमेशन कर सकता है। और एक चीज जो गॉल ब्लैडर के साथ है कि कैंसर। व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, और जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब गट हेल्थ को जो है इफेक्ट करता है। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी जो हेल्थ के साथ जुड़कर आप क्या व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगी, कैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर इन सब से बचा जा सकता है? हेलो, नमस्कार, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल, जहां हम बहुत सारे अवेयरनेस के टॉपिक्स लेकर आते हैं। आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा फिटनेस को लेकर, स्किन प्रॉब्लम्स हैं और इन्फ्लेमेशन, ब्लॉटिंग, बहुत सारी चीजें। लेकिन इन सब का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसके साथ है, उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, और वो है हमारी गट हेल्थ। आखिर गट हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ पे कैसे इम्पेक्ट करती है, और जो स्ट्रेस हमारी लाइफ में आजकल चल रहे हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये भी हमारी गट हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं गट हेल्थ के साथ जुड़ी, जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सरोज दुबे। ही इज अ वेल नोन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इन कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा, with more than 25 years of experience. He's an author and motivational speaker also. So, welcome Dr. Saroj Dubey to our channel. Thank you so much, Dr. Vijay, and very nice to come here and have a chat about gut and other issues. So, डॉक्टर सरोज, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हम एक बहुत कॉमन फ्रेज सुन रहे हैं, बहुत फेमस है, कि गट इज अवर सेकंड ब्रेन। सो क्या ये जो गट का कनेक्शन है हमारे ब्रेन के साथ भी जोड़ रहे हैं कि वो ब्रेन है, तो क्या ओवरऑल हेल्थ के साथ जुड़ा है, और क्या ये जो स्ट्रेस, इम्यूनिटी और हमारे हार्मोन्स इनके ऊपर भी इम्पेक्ट करता है? तो जो गट इज द सेकंड ब्रेन जो बताया जाता है, ये बहुत हद तक सही है ना। और ये रिसेंटली इसको ना ज्यादा लोग कॉइन किए हैं, और वो इसलिए कि जो हमारा गट और ब्रेन एक्सिस है ना, इसे अभी रिसेंटली लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा जा रहा है। इस पे बहुत रिसर्च हो रहा है ना। इवन जब हम लोग जब स्टूडेंट्स थे, तब से भी हम लोग को पता था कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी वो गट को अफेक्ट करता है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे कर रहा है ये गट ब्रेन एक्सिस से पता चला है। तो जैसे हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, तो उसी तरह से एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। अच्छा, है ना। और वो हमारे जो गट लाइनिंग्स, ये नर्व सेल्स हमारे गट लाइनिंग्स को को इन्वेड करता है। तो बहुत सारे नर्व सेल्स, मैसेंजर्स, हार्मोन्स है जो गट और ब्रेन के बीच में एज मैसेंजर्स एक्ट करते हैं। तो जो भी ब्रेन में चल रहा है वो गट तक पहुंचता है, जो गट में चल रहा है वो ब्रेन जाता है।
और इसका एक बहुत बड़ा लिंक जो अभी रिसेंटली और अच्छा से इसको पढ़ा गया है, इस हमारा जो जिसको हम बोलते हैं गट माइक्रोबायोटा। अच्छा। तो हमारे बॉडी में गट में एक जैसे फॉरेस्ट जैसा बहुत सारे ट्रिलियंस बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस हैं, एंड ये कॉन्स्टेंटली एक्चुअली एज मैसेंजर्स एंड हॉर्मोन्स गट और ब्रेन के बीच में रिले करता है। तो ये जो गट ब्रेन एक्सेस है, इसी के कारण गट को, और ये हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इसके कारण गट को आजकल सेकंड ब्रेन। आजकल हम देख रहे हैं पहले के कंपैरिजन में आजकल एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, बहुत कॉमन होती जा रही है, हर दूसरे इंसान को है। सो ये एसिडिटी का या कॉन्स्टिपेशन का रेगुलर होना, क्या ये नॉर्मल है, या हम जाने अनजाने अननोइंगली कुछ चीजें इग्नोर कर रहे हैं जो आगे हमें जाके स्वेयर जो है हमारी हेल्थ इम्पेक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना कि जो अभी का जो प्रेज़ेंट जनरेशन, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। क्योंकि प्रोसेस्ड फूड हम ज़्यादा खा रहे जी। हैं, फाइबर हम कम खा रहे हैं। दूसरा, इरेटिक ईटिंग हैबिट्स, स्पेशली रात को बहुत लेट हो जाता है, ट्रू। कभी दिन में छूट जा रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सारा चीज़ हमारा गट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब जैसे एसिडिटी, इनफैक्ट जब मैं एज़ अ जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो बहुत कम हमें चिल्ड्रन जो 10-20 साल के, बहुत कम मिलते थे जिनको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम थी। जी। पर आजकल आई वुड से बहुत सारे बच्चे बच्चे। एंड टीनेजर्स आ रहे हैं, और उसका एक बड़ा कारण यही है कि अच्छा, उसमें और एक कारण है कि लैक ऑफ एक्टिविटी बच्चों में। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो बहुत सारे गेम्स खेलते थे और ये जी। सब। तो आजकल एक्टिविटी कम है, वो मोबाइल्स और गैजेट्स में रहते हैं, प्रोसेस्ड खाना है, और वो भी मील्स के बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये सब का इम्पैक्ट पड़ता है। तो एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, हार्टबर्न, ये बहुत कॉमन हो गया है। ब्लोटिंग, भारीपन, ये सब, मोशंस, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। जी। और उसका मेन रीज़न अगेन लैक ऑफ फाइबर, और दूसरा कि पानी की भी कमी है, हम एडिक्वेटली हाइड्रेटेड नहीं है। तो ऑल दीज फैक्टर्स जो है, इसीलिए हम देखते हैं कि जो एज ग्रुप सब चीज़ों का चेंज हो रहा है। बच्चे को, अच्छा, बच्चों में तो और एक चीज़ है, उस पे बाद में हम बात करेंगे, जब एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो उनकी अलग गट के प्रॉब्लम बिल्कुल, होते हैं। जी। तो ये अभी आपने जैसे बताया कि लाइफ़स्टाइल और बहुत सारी ये जो फूड हैबिट्स हमारी चेंज हो रही हैं, इनकी वजह से एसिडिटी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है, बड़ों को, सबको हो रहा है। लेकिन रेगुलर अगर ये चल रहा है हमारा एसिडिटी की, हमें डेली ये प्रॉब्लम आ रही है एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी, तो वार्निंग साइन्स कौन से हैं जिसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल, हाँ। तो एज़ वी नो कि ओवर द काउंटर बहुत सारे पीपीआई मिल जाता है, एंटासिड्स मिल जी, जाते हैं जी। ना, आप केमिस्ट को बोलेंगे। ठीक है, कभी-कभी अगर किसी को अचानक एक बार थोड़ी एसिडिटी हो गई, एक बार ले लिया तो अलग बात है। बट जब ये पर्सिस्टेंट होता है, अगर एसिडिटी आपके, है ना, 1-2 हफ्ते तक कंटिन्यू कर रहा है, तो इसको सिर्फ ये सोच के नहीं टालना चाहिए कि हाँ, थोड़ा बहुत एसिडिटी है, चलेगा, एंटासिड ले लो, ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो आपको एटलीस्ट एक बार चाहे फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर वो डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि आगे कुछ टेस्ट करना है कि नहीं। जैसे पेशेंट्स अगर फर्स्ट टाइम आते हैं कि चलो 1-2 वीक से हुआ, तो हम लोग कुछ मेडिसिन्स दे के देखते हैं। बट अगर तभी भी ठीक नहीं होता है, देन हमें और इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। हम उनके ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड करते हैं, और ज़रूरत होने पर एंडोस्कोपी। और जो वार्निंग साइंस होता है, उसमें ये है कि एसिडिटी वगैरह के साथ अगर वेट लॉस है ना? वेट लॉस है तो वो डेफिनेटली एक वार्निंग साइन है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, खून की कमी है, या मोशन में ब्लड आ रहा है, या उल्टी में ब्लड आ रहा है, या रिकरेंट वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, सिर्फ एसिडिटी नहीं, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो ये सब कुछ संकेत कर रहे हैं कि कुछ और भी हो रहा है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है सारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत बार पेट की प्रॉब्लम को लोग बोलते हैं, हाँ नहीं ठीक हो जाएगा, थोड़ा इनो ले लो, जी, थोड़ा ये ले लो, बहुत चीज ठीक भी जी। हो जाते हैं। बट ये भी होता है कि कुछ चीजें जो अंदर पनप रहा होता है, वो धीरे धीरे और बढ़ता है, एंड बाद में जाके वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जहां भी लगे कि बेस्ट है कि हाँ, थोड़ा सा भी अगर कुछ दिनों से ज़्यादा सिम्पटम्स अगर परसिस्ट कर रहा है, तो एक बार डॉक्टर को दिखाएँ। मोस्टली डॉक्टर्स रीज़नेबल टेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई आया और हमने एंडोस्कोपी किया, मोस्ट डॉक्टर्स वैसे नहीं। पर जहाँ लगेगा वो अकॉर्डिंग।
और एक दूसरी प्रॉब्लम अभी आपने जो बच्चों की बोली थी कि बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से जुड़े ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, जब हम डर जाते हैं एग्जाम से, इंटरव्यू से, तो सबसे पहले हमारा स्टमक रिएक्ट करता है, एब्सोल्यूट उसी पे प्रॉब्लम आती है। तो इसका क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, क्योंकि जो हमने ये शुरू में भी बताया, जो गट और ब्रेन और गट जी। एक्सिस है ना, तो वो यहाँ सबसे ज़्यादा प्ले करता है। और हम देखेंगे भी, जैसे आपने बताया कि हम कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, सपोज़ ये कोई पॉडकास्ट करने के पहले जी। थोड़ा पेट में गुड़-गुड़ करेगा, या अगर हम एग्ज़ाम जा रहे हैं या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो सबसे पहले हमारा पेट कुछ ना कुछ रिएक्ट एक करेगा। रिएक्ट यस, करेगा, यस। एंड वो नॉर्मल होता है ना कि वो। बट जब स्ट्रेस ज़्यादा रहता है ना? चलो, एक हुआ कि एक अपने इंटरव्यू या मीटिंग का एक दिन का स्ट्रेस है, पर जब वो प्रोलॉन्ग्ड होता है कुछ दिनों, हफ्तों के साथ, तो क्या होता है कि जो सिग्नल्स है ब्रेन से वो सीधे पेट में जाता है। एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है, देन पेन वगैरह हो सकता है, क्योंकि जो आते हैं वो स्पैज़म में चले जाते हैं, एंड काफ़ी बार होता है कि इमोशंस ज़्यादा हो रहे हैं या कभी-कभी कम भी होता है। सो स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और मैं बोलूँगा, जो मैक्सिमम ओपीडी में जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एडमिटेड नहीं, पर जो ओपीडी में आते हैं, जी। उसमें उनके सिम्पटम्स के पीछे स्ट्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। और ये हम इसको बोलते हैं, जैसे 2 चीज़ है, डिस्पेप्सिया या गैस्ट्राइटिस, जो कॉमनली ब्लोटिंग, एसिडिटी, और एक आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो उसका नाम ही है इरिटेबल बाउल, तो बाउल कहीं न कहीं इरिटेट होता है और उसके पीछे स्ट्रेस रहता है। तो बहुत बार पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग्ड पेन भी हो सकता है, और कभी-कभी वेट लॉस वगैरह भी होता है, पर हाँ, वेट लॉस जैसे मैंने कहा, वो सिर्फ फंक्शनल नहीं है, उसके लिए तो हमें और भी टेस्ट। और इसके साथ-साथ एक प्रॉब्लम जो बड़ी कॉमन है आजकल हो रही, बच्चों में भी है, ये फैटी लिवर। पहले अच्छा, अल्कोहल की यस। वजह से देखा हाँ, जाता हाँ। था, लेकिन आजकल बच्चों में भी आ रही है ये प्रॉब्लम। यस। सो फैटी लिवर का इतना कॉमन होना, और क्या ये नॉर्मल है? और दूसरा, अगर ये फैटी लिवर हो रहा है, तो इस कंडीशन में चला गया है कि वो उसको भी क्या रिवर्स यस, किया जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, हुँ। क्योंकि जैसे आपने कहा कि बच्चों में भी फैटी जी। लिवर, हम लोग अगर हम एडल्ट्स में देखें, हुँ। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम 10 लोग भी होंगे, तो मे बी 8 आउट ऑफ 10 सबके फैटी लिवर जी। होगा। वो ठीक है, वो ठीक तो क्या, पर वो इसलिए है क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज कम है, एक्टिविटी कम है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, तो फैटी लिवर सिर्फ शो करता है कि लिवर में फैट का क्वांटिटी ज़्यादा है। अब जो नेक्स्ट होता है, वो होता है कि जिसको हम बोलते हैं नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोहेपेटाइटिस, मतलब सिर्फ उसमें फैट नहीं है, इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, सूजन भी हो रहा है। जी। और तब वो जब कोई फैटी लिवर के साथ आता है, तो सबसे पहला हम उनका एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड हुँ। टेस्ट करते हैं। उसमें जो लिवर एंजाइम्स है, स्पेशली एसजीओटी, एसजीपीटी, अगर बढ़ गया है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, चाहे 1.5 गुना भी ज़्यादा, तो इट मीन्स कि सिर्फ फैट नहीं है, वहाँ इन्फ्लेमेशन भी है। और अगर इन्फ्लेमेशन है, तो ये आगे जाके लिवर सिरोसिस भी कर सकता है। और आज से आई वुड से 15-20 साल पहले लिवर सिरोसिस का मेन कारण अल्कोहल था, और जी। हेपेटाइटिस बी और सी, है ना? जी। तो अल्कोहल अभी भी है, हुँ। स्पेशली नॉर्थ में हेपेटाइटिस बी और सी काफ़ी कम हो गया, बट ऑलमोस्ट अल्कोहल की इक्वल या कभी-कभी ज़्यादा भी इज़ फैटी लिवर के हुँ। कारण। फैटी लिवर, उसके बाद नैश जो स्टीयटोहेपेटाइटिस, और उसके बाद जाके सिरोसिस भी कर सकता है। तो यूजुअली जब पेशेंट्स का हम एलएफटी करते हैं, अगर हुँ। लिवर एंजाइम्स बढ़ा होता है, तब हम उनके फाइब्रो स्कैन करते हैं, जो कि एक लिवर स्टिफनेस का मेजरमेंट है। अगर वो हाई हो रहा है, तब हम उनको दवाई भी स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल। और इनफैक्ट दवाइयाँ अभी काफ़ी कुछ आ गए हैं, जो कि लास्ट 2-3 साल में आए हैं। पहले फैटी लिवर का बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं थे। लेकिन अभी भी इन स्पाइट ऑफ जितने भी मेडिसिन्स आए हैं, सबसे जो एक तरह से इफ़ेक्टिव है, वो है एक्सरसाइज और वेट लॉस। हुँ। क्योंकि अगर हमें, जो आपने पूछा ना, रिवर्स, बिल्कुल यस। रिवर्स हो सकता है। फैटी लिवर भी रिवर्स हो सकता है, अगर फाइब्रोसिस भी है तो भी रिवर्स हो सकता है, और उसको रिवर्स करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वेट लॉस और एक्सरसाइज। हुँ। क्योंकि अगर वो एक स्टेज, जैसे फाइब्रो स्कैन में अगर मेजरमेंट 14-15 के ऊपर आ गया, देन इट मीन्स कि लिवर सिरोसिस में चला गया, और लिवर सिरोसिस यानी कि वो हुँ। इरिवर्सिबल है।
तब आप बस उसको ये कर सकते हैं कि और ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन वो रिवर्स। और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इवन 40s में आप सोचिए 40, 45, 50 में आ रहे हैं, जो कभी अल्कोहल नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, डायबिटिक है, थोड़ा ओवरवेट है, उनको पता भी नहीं है, लेकिन उनके जो रिपोर्ट से वो शो कर रहा है कि उनको सिरोसिस है। और जब उनको हम बताते हैं कि ऐसा है, तो वो बिल्कुल मतलब टोटली शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि उनको कोई ऐसा सिम्टम भी नहीं हो रहा है कि अंदर से कोई प्रॉब्लम है ना। बच्चों में भी तो देखने को मिल रहा है बच्चों में कितना, बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी मुझे 2-3 दिन पहले एक 11 साल का लड़का था, और उसका लिवर एंजाइम्स कम से कम 3 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ था। फैटी लिवर तो था ही, और वो था 11 साल का, उसका वेट लगभग 72 किलोज़ था, है ना? तो यही प्रॉब्लम थी। तो अच्छा, पेरेंट्स बोले कि सर ये खेलता ही नहीं है और बस अपने फ़ोन में लगा रहता है। बोले कि ये तो आप लोग को करना होगा ना। किसी तरह से उसे एक्टिविटी में तो डालना होगा, क्योंकि अब अगर 72 किलोज़ का हो गया है और उसका लिवर एंजाइम्स बढ़ा है, एक तो एट सच ए यंग एज हम मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं, और अब सोच सकते हैं कि आगे 10 साल 15 साल में तो ये प्रोग्रेस करेगा ही। तो वो उसको अर्जेंटली मतलब वेट रिडक्शन करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। तो ये तो एक खैर आउट ऑफ द वे था कि इतना ज़्यादा उसका था, लेकिन 1.5 गुना 2 गुना बढ़ा हुआ बच्चों में 10, 12, 13 साल में आते हैं। एंड मोस्टली जब थोड़ा एक्टिविटी चालू करते हैं, थोड़ा खेलना चालू करते हैं, देन और थोड़ा-सा वेट कम होता है, तो उनके लिवर एंजाइम्स भी कम, है ना? तो ये सारा जो है प्रोफाइल जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और अब समझ सकते हैं कि एक फैटी लिवर को सिरोसिस में तब्दील होने में कम से कम 20 साल लगेंगे, है ना? अगर फैटी लिवर 10 साल से चालू हो रहा है, तो बाय एज ऑफ 30 20 साल तो 30 में ही उसको सिरोसिस हो गया। ठीक है, किसी का 50-60 है तो चलो उसके पास तो उतना टाइम है, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब जल्दी चीज़ें स्टार्ट हो रहे हैं, तो 20-25 साल में तो वो बहुत ही यंग है उस एज के लिए। तो ये प्रॉब्लम सबसे तो फैटी लीवर अगर कोई, जैसे आपने बोला कि नॉर्मल है, कोई फिट है, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि हमें फैटी लीवर है, तो वो सिम्टम्स क्या होंगे? अगर सिम्टम्स भी नहीं आ रहे, तो क्या रेगुलर चेकअप एक बार करवाना चाहिए? बिल्कुल। इनफैक्ट मैक्सिमम जो फैटी लिवर वाले हैं, वो ऐसे आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल या तो उनके कोई एक मेडिकल टेस्ट टाइप का हुआ, कोई जॉब जॉइन करने के पहले बहुत बार रूटीनली आते हैं, उनको एक ब्लड टेस्ट बोलते हैं, तो लिवर फंक्शन टेस्ट रहता है, तो उसमें कुछ अगर ऊपर-नीचे आया या अल्ट्रासाउंड में आया, या कोई इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए रूटीन टेस्ट करते हैं, तो ज़्यादातर रूटीन टेस्ट में ही आते हैं। तो इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट तो करना ही चाहिए, और फ्रॉम अ यंग एज। जैसे मेरा बेटा अभी वो 18 साल का है, तो मैंने पिछले साल ही उसका किया। वो बोला पापा मुझे क्या है? मैं बोला नहीं, क्योंकि देखो फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़ है फैमिली हिस्ट्री में, और वो भी थोड़ा-सा ओवरवेट है। मैं बोला कि वो करना ही है। उसका बॉर्डर लाइन आया था, तो वो भी देख के काफ़ी हैरान हो गया। बोला नहीं, क्योंकि तुम्हारा कितना एक्टिविटी है, खेलते बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं। तब उसे समझ में आया, है ना? फिर मैं बोला कि अपने दोस्तों को भी बताओ, सबका टेस्ट कराओ। तो फ्रॉम अ यंगर एज से ही हमें एटलीस्ट वंस अ ईयर करा लेना चाहिए, एंड बाद में जाके एडल्ट्स को मे बी इवन ट्वाइस अ ईयर। और आजकल तो इनफैक्ट बहुत आसानी से सारे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं एक ही सैंपल में, और बहुत चीजें उसी से आ जाती है ना? तो वी शुड गेट रूटीन टेस्ट। तो एक, जैसे अभी आपने इन्फ्लेमेशन की भी बात की थी, तो आजकल बहुत हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे तो धूम मची हुई है इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग को लेकर, और काफी सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स चीजें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। तो क्या ये सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स ये वाकई ही काम करते हैं हमारी गट क्लिनजिंग का, या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल आई बना वुड है? से हाँ, क्योंकि इनफैक्ट बहुत सारी के बारे में मुझे पता भी नहीं, लेकिन मोस्टली ये थोड़ा मार्केटिंग काइंड ऑफ गिमिक है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स जहाँ तक प्रोबायोटिक्स का सवाल है, अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी डाइट अगर लेते हैं, तो गुड बैक्टीरिया उसमें इनफ है, कर्ड वगैरह ये सब जो भी फर्मेंटेड चीज लेते हैं, उसमें गुड बैक्टीरिया है। हाँ, पेशेंट बहुत बीमार हो, या कोई पर्टिकुलर कुछ एंटीबायोटिक्स चल रहा हो, तो हमें सप्लीमेंट देने की ज़रूरत है, जो कि बहुत सारे मेडिसिन्स भी आते हैं, या याकुल्ट वगैरह ठीक है। पर इतने सारे जो
आ गए हैं और ये डिटॉक्स ड्रिंक्स, तो डिटॉक्स करने के लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप एक तो हाइड्रेशन अपना उसका ध्यान रखें, कभी-कभी इंटरमिटेंट बीच में फास्टिंग करें ना, जैसे अपने पहले के पहले ज़माने करते में थे। तो जी, था ही, जी। है ना, कि ये था, तो अभी भी आई वुड से इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, हुँ, या मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन नहीं करना है, बट आप कुछ घंटे के लिए हुँ, भी अगर फास्टिंग रखें, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि फूड इंटेक हमारा ज़्यादा है, हुँ, कभी स्नैक्स में कुछ ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी बॉडी को फास्ट करेंगे, तो इससे अच्छा डिटॉक्स कुछ नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारे जो आ रहे हैं, वो तो आई वुड से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, और अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जानना कि हाँ, हमारे जो नॉर्मल डाइट में वो क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या सप्लीमेंट्स है, तो जैसे हमने प्रोबायोटिक्स के बारे में बात की है, जो गुड बैक्टीरिया हुँ, है, क्योंकि जो गट माइक्रोबायोम है, उसमें दोनों हैं, गुड बैक्टीरिया भी, बैड बैक्टीरिया भी। जनरली शुरू में अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, पर बाद में जैसे कोई अगर इन्फ्लेमेशन जिसका जी, बात हुआ, तो इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कि ये गुड बैक्टीरिया का जो वो है वॉल्यूम है, वो कम हो जाता है और बैड बैक्टीरिया बढ़ हुँ, जाते हैं। तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए अ लॉट ऑफ हमारे जो फर्मेंटेड फूड्स हैं, और दूसरा फ्रूट्स में, वेजिटेबल सैलेड्स में, ये सब में ये सोर्सेज़ है गुड बैक्टीरिया के। हुँ। तो अगर हम बस थोड़ा अवेयर हो, तो हमारे नॉर्मल डाइट में उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, एंड आई वुड से सारे, चाहे जिसको पेट की बीमारी है या नहीं है, जनरली सैलेड्स, फ्रूट्स, इन सब में दिस इज गुड फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्थ, अपना चाहे गट का हो, हार्ट का हो, सभी तो का। आजकल हम कॉन्स्टिपेशन की जैसे हमने पहले भी बात की, तो कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो किसी दूसरे से इनफैक्ट अपने फैमिली मेंबर से भी बात करते कई बार डरते हैं, तो बात नहीं करते। इसकी वजह से उनको डिप्रेशन भी हो रहा है, बहुत सारी अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ भी रही हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज है उनके लिए? हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है, जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स से रिलेटेड जो उसका मैं बताऊँगा कि हुँ, कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। ये सब चीज़ के बारे में जनरली या तो कुछ लोग एम्बैरेस हो जाते हैं, या सोचते हैं कि इस पे डिस्कस नहीं जी, करना चाहते हैं, और ये प्रॉब्लम बन जाती है। एक तो जैसे हमने कहा कि बिकॉज़ फाइबर कम है, हाइड्रेशन कम है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो देयर इज़ नो हार्म कि अगर वो डॉक्टर के पास जाए, अगर कुछ लैक्सेटिव अगर सजेस्ट भी करते हैं, तो उसको ले सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब कॉन्स्टिपेशन प्रोलॉन्ग होता है, जब मोशन करते हुए ज़ोर लगाते हैं, तो वो पाइल्स बनते हैं, एंड पाइल्स ब्लीड करने लग जाते हैं। तो काफ़ी बार जो ब्लीडिंग पर रेक्टम में जो ब्लड आता है, उसका कारण पाइल्स है। एंड वो ब्लीडिंग कभी-कभी इतना ज़्यादा रहता है कि हीमोग्लोबिन कम होता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा कि कोई भी ब्लीडिंग इनफैक्ट जो मोशन में होता है, उसको तो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भी होता है कुछ लोगों को ब्लीडिंग हुआ मे बी इवन कुछ सालों से, और यही सोच के उनके घर वाले या रिश्तेदार बोल रहे हैं, हाँ, थोड़े बहुत पाइल्स हो गए, कोई बात नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और अंदर पता चलता है कि अंदर आंतों में अल्सर्स है, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, या कभी-कभी वो कैंसर का ही इनिशियल रूप रहता है, जो बाद में जाके प्रोग्रेस करते हैं। हुँ, तो आई थिंक बाउल का कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन हो, तो एटलीस्ट आप एक बार डॉक्टर को हाँ जी, दिखाएँ, उनको इवैल्यूएट करने दें कि कुछ और करना है या नहीं। हुँ, दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चेंज ऑफ बाउल्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी का एक सिमिलर टाइप का पैटर्न चल रहा है, कभी थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हुआ, कभी डायरिया हुआ, वो ठीक है। पर अगर किसी का नॉर्मल चलता है और कुछ महीनों से अचानक कुछ चेंज हुआ, या तो लू पहले कॉन्स्टिपेशन था, अब लूज़ होने लगा, हुँ, या पहले लूज़ था, अब कॉन्स्टिपेशन हुँ, होने लगा, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। क्योंकि चेंज ऑफ बाउल हैबिट्स, रिसेंट जो चेंज होता है, कुछ केसेस में ये अगेन इवन कैंसर का पहला साइन होता है, जो बाउल के कैंसर। और बाउल के कैंसर में भी स्पेशली रेक्टम में इसका भी एज ग्रुप चेंज हो गया। हमारे पास इवन 25-30 साल के इवन लेडीज और मेल्स आए हैं, जिनको रेक्टम कैंसर है, जिनका हमने कोलोनोस्कोपी ये सोच के किया कि प्रॉब्ली थोड़ा बहुत पाइल्स वाइल्स होगा और अंदर गांठ नजर आती है। तो ये डराने के लिए नहीं, बट अवेयर करने के लिए जी, कि बाउल की प्रॉब्लम, हाँ, कॉमन तो होता है, हुँ, लेकिन जहाँ वो थोड़ा ट्रबल कर रहा है, या कुछ
अलग हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, उसको इग्नोर ना करके हम्म। आप डॉक्टर से मिले, है ना? और वो मोस्टली आपको गाइड कर देंगे अगर थोड़ा बहुत लैक्सेटिव लेना रहा। तो डॉक्टर सरोज, आजकल एक और प्रॉब्लम भी है जो बहुत कॉमन हो रही है, गॉल ब्लैडर स्टोन को लेकर। स्टमक से जुड़ी है हमारे। यस। और लोग जब गॉल ब्लैडर स्टोन का उनको पता चलता है, बहुत डर जाते हैं कि इसका तो सिर्फ एक सर्जरी है। तो क्या उनको सिर्फ सर्जरी करवानी पड़ती है, उसी से ही वो ठीक होता है, निकलता है, या कुछ और भी इससे ठीक हो सकता है मेडिसिन से? ये कर हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सही है आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन्स काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अब अगर देखेंगे तो जो गॉल ब्लैडर सर्जरी एक कॉमन सर्जरी है जो कि काफ़ी लोगों का किया जाता है और आसानी से भी। पर हर गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए सर्जरी ज़रूरी नहीं है। हम्म। क्या होता है कि आई वुड से 50-60% जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ उन्होंने कोई और कारण से अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन जी। निकल आए, फिर वो हमारे पास आते हैं। तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का एज़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन है कि अभी कुछ नहीं करना है। हम्म। ब्लड टेस्ट भी हम करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, समाइलेज, अगर वो भी ठीक है, तो बस हम मॉनिटर करें, मे बी वन्स अ ईयर करके उसको देख सकते हैं। 20-30% का है कि जिनको मे बी 1 या 2 बार पेन हुआ है। अगर हम लोग का रिकमेंडेशन रहता है, अगर पेन स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट टाइम जब पेन स्टार्ट हो गया, तो इसके बारे हमें सोचना है सर्जरी का, और सेकंड टाइम जब होता है तब हमें करना है हम्म। ना? अगर सेकंड टाइम हो गया, क्योंकि अगर एक बार जब एक्टिव होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, फिर वो इन्फ्लेमेशन कर सकता है गॉल ब्लैडर के आसपास, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि वो जाके बाइल डक्ट में चला जा सकता है, जॉन्डिस कर सकता है, पैंक्रेटाइटिस कर सकता है। तो पैंक्रेटाइटिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज गॉल स्टोन्स है। पर कुछ पेशेंट्स डर जाते हैं कि अच्छा, गॉल स्टोन्स है, उनको कोई सिम्पटम नहीं है, तो कहीं पैंक्रेटाइटिस ना हो जाए या कुछ हो जाए। बोले ऐसा चांसेस कम है। हाँ, आप कराना चाहते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, आप अभी वेट कर सकते हैं। और 10% में है कि वो सीवियर पेन विद इन्फ्लेमेशन के साथ आता है, तो कोई चॉइस ही नहीं है, करना है ना वो। और एक चीज़ जो गॉल ब्लैडर के साथ है कि कैंसर का, वो काफ़ी लोगों को डर है कि कैंसर कर जी। सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन से कैंसर का प्रेवलेंस बहुत कम है ना? मतलब आई वुड से रिस्क होता है लेस देन 5%। तो लेस देन 5% रिस्क तो कोई भी चीज़ में हो सकता है ना? किसी को नहीं भी हो गॉलस्टोन्स, उसको भी रिस्क हो सकता है कि है ना, 1 टू 2% है। तो कैंसर के लिए गॉल ब्लैडर का सर्जरी बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है, मे बी गॉल ब्लैडर कैंसर का फैमिली हिस्ट्री है और उनको गॉलस्टोन्स है, तब मे बी इस पे सोच सकते हैं। हम्म। तो इसीलिए, और अगर लेकिन करना है तो गॉल ब्लैडर को ही निकालना होगा। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं कि अब तो बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं कि उसको डिसॉल्व कर दे, ये कर जी। दे, सिर्फ स्टोन निकाल दे। हम्म। नहीं, अभी भी ये है कि गॉल ब्लैडर को ही निकालना पड़ता है, बट वो लेप्रोस्कोपिकली निकलता है दूरबीन से, और जनरली पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर का, वो लिवर टेक ओवर करता है, तो पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती। हम्म। पर सर्जरी तो फिर भी सर्जरी है। तो हाँ, जब ज़रूरत हो तो तब तो कराना ही है, बट ऐसा नहीं कि हर गॉलस्टोन को गॉल ब्लैडर सर्जरी हम्म। करना है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने अवेयर किया आज व्यूअर्स को, कि कौन सी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल करना है। अब एक एंड में हम अपने व्यूअर्स के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। हम बात कर रहे थे कि गट को हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं, और जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब गट हेल्थ को जो है इफेक्ट करता है। तो एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर भी, जो हेल्थ के साथ जुड़कर आप क्या व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगी? कैसे स्ट्रेस, एंग्जायटी, फियर इन सब से बचा जा सकता है? बस, ठीक है, थैंक यू। तो जब बहुत बार पेशेंट्स हुँ। जो है ना, वो हमसे पूछते हैं, उनके पास बड़ा लिस्ट होता है, क्या-क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब उनकी केस में पेट की प्रॉब्लम के पीछे एंग्जायटी और स्ट्रेस रहता हुँ। है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि इससे ज़्यादा आप ये पूछो कि क्या सोचे और क्या ना सोचे, क्योंकि वो इतना ओवरथिंक करते हैं, और दूसरा कि इतना गूगलिंग करने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पेट का दर्द को लेके अगर आप गूगल करने लग जाए तो सीधे कैंसर में पहुँचेंगे। तो पेशेंट्स आते हैं ये सोच के कि हमें तो कैंसर हो गया है। ट्रू। तो मैं यही बोलता हूँ कि एक तो बहुत ज़्यादा गूगल नहीं करें। हुँ।
बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करें। प्रेज़ेंट में हम जितना ज़्यादा रहेंगे, है ना? तो उतना ज़्यादा हमारा मतलब फिर हमारा ओवरथिंकिंग कम होगा, एंग्ज़ायटी कम होगा। तो आई वुड से कि गट ब्रेन एक्सिस को हेल्दी रखने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आप प्रेज़ेंट में रहो। इस मोमेंट में क्या हो रहा है वो देखो। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कंसल्ट करें। आप डॉक्टर को अप्रोप्रिएट डॉक्टर को कंसल्ट करें। बहुत ज़्यादा गूगलिंग नहीं करें। आई थिंक ये अगर ये सारे अगर चीज़ें अब हम पेशेंट्स अपनाएँगे तो देन आई थिंक दे क्योंकि मुझे लगता है जो आप बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा गूगलिंग करने से ही हमारा फ़ियर भी बढ़ रहा है, एंग्ज़ायटी भी बढ़ रही है, बिल्कुल, ओवरथिंक कर रहे हैं हम। बिल्कुल, है ना? तो अब आप देखिए ये कि चीज़ें हैं। आप कोई भी सिम्पटम लेके आप बिल्कुल जाओ, है ना? ट्रू। गॉलस्टोन्स वो सीधे गॉलब्लैडर कैंसर में भी जी, है, जैसे जी। मैंने कहा, है ना? जबकि वो 1% में भी होगा, हाँ। जिसको कैंसर है, पर आपकी गूगल तो सारा ही निकाल देगा, है ना? हुँ। और ब आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, वो डरे हुए आते हैं, एकदम हुँ, घबराए हुए आते हैं क्योंकि उनके या तो चैट जीपीटी ने एक हुँ। डायग्नोसिस बना दिया है और वो बोल रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, है ना? हाँ। सो आई थिंक हाँ, कुछ पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि जैसे किसी का डायग्नोसिस है और मैं उनके अवेयरनेस के लिए हम पर्टिकुलर चीज़ बोलते हैं कि अब आप इसको गूगल करके देख सकते हो कि इसमें क्या-क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं। बट अपने आप से भी कई बार तो वो देखकर पढ़कर ही लोग जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास कि मुझे तो सीधा यही होगी हाँ, प्रॉब्लम। ये भी है कि क्योंकि उनको वो फ़ियर है कि डॉक्टर जो उनका फ़ियर है उसको डॉक्टर सच जी, बता दे, है ना? जी। तो इसीलिए यही चीज़। सो तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सरोज, नहीं, आपने नहीं, थैंक बहुत यू अच्छे टॉकिंग से टू मी। एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है आज सब लोगों को पता चल गया होगा कि गट हेल्थ जो हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है, ओवरऑल हेल्थ पे इम्पेक्ट करती है। तो कैसे अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं आप, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर ना करते आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप अवेयर किया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपसे फिर डॉक्टर से बात विजय। करेंगे। ज़रूर, हमारे बिल्कुल, व्यूअर्स बिल्कुल। के जो भी क्वेश्चंस आएँगे, हाँ, आप अगर उसको कुछ भी आप कंसर्न्स होंगे तो आप प्लीज़ मैसेज करिएगा। यस, बिल्कुल, आप मुझे बता दीजिएगा एंड आई विल रिप्लाई बैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू। Free audio post production by alphonic.com.